गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के क्लास से किसी को कोई डाउट है? कल के लेक्चर में कोई डाउट? नंदनी, विच फॉर्मूला? कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आप बताएं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? विजिबल है? स्क्रीन सबको दिख रहा है? अभी दिख रहा है स्क्रीन? नंदनी, कौन सा फॉर्मूला पूछा है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा गया है, एक्चुअली इसका फंडा क्या है? तो आप हमने इस एक्सपेरिमेंट में जो देखा था, तो उसमें अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल करके कहाँ जा रहे हैं? न्यूक्लियस की तरफ। अभी ट्रैवलिंग के वक्त इसमें काइनेटिक एनर्जी जरूर होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है, आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का उसी चीज को यहाँ पे रिलेट करके निकाला गया है फॉर्मूला। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से आता है, और ये मीडियम का परमिटिविटी है। परमिटिविटी कहने का मतलब है कि जिस मीडियम से वो ट्रैवल कर रहा है उसका परमिटिविटी। देखो, ये जो फॉर्मूला है कि चार्ज का, ये आप पढ़ोगे फिजिक्स में भी, कि वहाँ पे आपको एकदम डिटेल से पढ़ना है, मतलब वहाँ आप डेरिवेशन वगैरह भी पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका बेसिकली फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का जो हिस्सा है वो इस चैप्टर से डील करता है। और कोई डाउट किसी को?
मोहित, आज आपका पहला क्लास है, ठीक है, तो आप क्लास देखिए और जो डाउट होगा आप आराम से पूछिए। तो इस चैप्टर का जो वीडियो है, वीडियो अपलोड किया जाएगा, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, क्योंकि सर के यहाँ लाइट नहीं है। तो आप वो वीडियोस एक बार रेफर करेंगे, वीडियोस देखेंगे, जो डाउट होगा आप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा या फिर क्लास में पूछ लेंगे। और आवाज़ के लिए बाकी लोगों को आवाज़ जा रही है, आप अपना नेटवर्क चेक करें एक बार। कल हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स भी देखा था, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स वगैरह देखे थे हम लोग। देन डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन इस ये जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, इसमें बेसिकली क्या देखा गया था कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या देखा गया था, जो अल्फा पार्टिकल्स है वो अल्फा पार्टिकल्स सेंटर से बहुत ज्यादा अपने ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई सेंटर में एक ऐसा चीज है, एक हैवी मास है जहां से ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या वापस अपने ही रास्ते को चुन के पीछे आ रहे हैं। और इस चीज को उन्होंने कहा था कि वहां पे जो हैवी मास है उसको हम न्यूट्रॉन्स का नाम देंगे, बहुत छोटा साइज का होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन्स की डेफिनेशन आई थी कि a new type of radiations were produced which was not deflected by electric or magnetic field and were named as neutrons. The relation reaction can be shown as बेरिलियम का एक रिएक्शन यहाँ दिखा रखा है मैंने। बेरिलियम से अगर हीलियम पार्टिकल्स टकराते हैं या अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं तो आपको कार्बन मिलेगा और न्यूट्रॉन्स के न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। Mass of neutron is equals to 1.675 into 10 to minus 24 ग्राम is equals to mass of proton। जो मास प्रोटॉन का होता है वही मास न्यूट्रॉन का होगा, लेकिन न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता। Then definition of neutron. A neutron is defined as a subatomic particle having a mass of 1.675 into 10 to the minus 24 gram, approximately 1 AMU, or nearly equal to the mass of proton or hydrogen atom and carrying no electrical charge। तो न्यूट्रॉन जो है इसका जो वेट होता है, हमने एक्चुअली देखो आपको जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो वहां पे 1 एएमयू का मास हमने देखा था 1.66 था इंटू 10 टू माइनस 24 ग्राम। तो 1.66 और यहाँ पे 1.675 है इंटू 10 टू माइनस 24 ग्राम। दीज आर ऑलमोस्ट इक्वल। इसीलिए कहा गया है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। The E by m value of neutron is 0. Next, Rutherford named proton and neutrons collectively as nucleons. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब साथ लिया जाता है तो उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। कई बार एग्जाम में आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी पूछा जाता है, हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। Then the radius of nucleus is proportional to the cube root of the number of nucleons in it। उन्होंने फिर एक फॉर्मूला दिया जिससे कि किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकाला जा सके, जिसमें ये आपका न्यूक्लियस का रेडियस का निकालने का टर्म है। then r naught is constant 1.33 into 10 to minus 13 centimeter and a is mass number का क्यूब रूट multiplied by 1.33 into 10 to minus 13 सेंटीमीटर आपको दे देगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। The volume of the nucleus is about 10 to the power minus 45 मीटर क्यूब। ये उस वॉल्यूम न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकल के आया था। एंड दैट ऑफ एटम इज 10 to minus 27 मीटर क्यूब। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 to the power minus 15 मीटर क्यूब दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम। एक एटम के वॉल्यूम से जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो इतना छोटा होता है, इतना कम होता है। देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं वो पावर माइनस में बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो उससे उतना कम है या उतना छोटा है। तो एटम की टोटल वॉल्यूम में से जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो इतना छोटा है। अब देखिए यहाँ पे हम एक कंक्लूजन ये देखते हैं कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो 10 टू पावर माइनस 45 है, ठीक, और जो एटम का जो वॉल्यूम है वो 10 टू माइनस 27 है। अब इसमें से जो डिफरेंस है वो 10 टू पावर माइनस 15
14 का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि एक एटम में मैक्सिमम जो जगह है वो खाली जगह होता है। और यही रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में निकल के भी आया था कि उन्होंने कहा था कि एक एटम में मैक्सिमम जगह खाली होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, 2 क्वेश्चन है, अब दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एटॉमिक रेडियस के ऊपर, और दूसरा क्वेश्चन भी आपका एटॉमिक रेडियस और डेंसिटी के ऊपर है। ये जनरल फार्मूला से बनेगा, एक फार्मूला यहाँ लगेगा और एक आपका जनरल फार्मूला से बनेगा। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन समझा दूं आपको। एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एटम का रेडियस आपको दे रखा है, एंड न्यूक्लियर रेडियस इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻13 सेंटीमीटर। जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस आपको दे रखा है, एटम का रेडियस और न्यूक्लियस का रेडियस। अब कहता क्या है, कैलकुलेट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एटम इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस। मतलब दोनों का आप पहले वॉल्यूम निकालिए और उसके बाद उन दोनों का रेशियो निकालिए। जो वॉल्यूम आप निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब लेंगे, ध्यान रहे। मोहित, आवाज आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को आवाज जा रही है। आप नेटवर्क चेक कीजिए अपना एक बार। और अगर क्लास आपका मिस होता है तो आप वीडियो एक बार चेक कर लेंगे यूट्यूब पे, और वापस से आपको जो डाउट होगा आप पूछ लेंगे। मोहित, आपका जो ऑडियो का सेक्शन है वहाँ पे देखिए आप कनेक्ट वायर डिवाइस ऑडियो कीजिए, हो सकता है उसके वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा हो। देखिए क्वेश्चन यह है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एटॉमिक रेडियस इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एटम का रेडियस दे रखा है, और न्यूक्लियर रेडियस है आपके पास 10⁻13 सेंटीमीटर। न्यूक्लियस का रेडियस आपको दे रखा है। दोनों का वॉल्यूम निकालिए 4/3 पाई आर क्यूब से, 4/3 पाई आर क्यूब से, और उन इन दोनों का फिर वॉल्यूम का रेशियो निकालिए। आपको देखो आंसर ये देखने को मिलेगा 10⁻⁻15। ठीक है नंदनी, बाकी लोगों का। नंदनी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड सॉल्व कीजिए। जिनका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
है, बाकी लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हो गया फर्स्ट तो। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अज्यूमिंग ए स्फेरिकल शेप ऑफ फ्लोरीन न्यूक्लियस। ठीक है, फ्लोरीन दिया है, उसका न्यूक्लियस का शेप बोलता है स्फेयर लीजिए। देन कैलकुलेट द रेडियस एंड न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 19। ठीक है, तो आपको मास नंबर दे रखा है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रेडियस निकालना होगा, उसके बाद वॉल्यूम निकालना होगा, और तब जाके आपका डेंसिटी निकलेगा। तो रेडियस आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे, r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू दावर 1/3 सेंटीमीटर, यहाँ से रेडियस आपका निकलेगा। देन आप इस रेडियस का वॉल्यूम लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और उसके बाद आप डेंसिटी निकालेंगे। यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ लिखा है मैंने, आर नॉट का वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है। देन ए आपको दे रखा है 19। रेडियस आया 3.73 है, इंटू 10⁻13। क्यूब रूट ऑफ 19 क्या लिए है? रूपम, क्यूब रूट ऑफ 19 क्या लिया आपने? बाकी लोगों का बना? सौरभ, खुशबू, बना आप लोगों का? ठीक, ठीक है विपुल। देन डेंसिटी निकालिए जिसका रेडियस चला आया। अभी आप वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम के बाद डेंसिटी निकालिए। डेंसिटी में मास आपको ये 19 लेना है, मास नंबर आपका 19 ही रहेगा डेंसिटी के केस में।
हो गया सबका? कितना आ रहा है आपका डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास आपको यहाँ 19 दे रखा है। ठीक है, ये मास आपको दे रखा है 19, और जो वॉल्यूम आप निकालेंगे रेडियस के मदद से, वो आपको वॉल्यूम लेना होगा डेंसिटी के लिए। कितना है बाकी लोगों का आंसर? प्रियांशु, वॉल्यूम कितना आया? ये आपका रेडियस आया होगा ना, 3.73 × 10⁻13। वॉल्यूम कितना आया? देखिए, जो आपका रेडियस है 3.73 वाला, इससे आप वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 πr³ करके, और उसके बाद आप डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और मास जो होगा वो यहाँ से 19 लेना है, 19। वॉल्यूम आपका एवोगाड्रो नंबर आया बिल्कुल। सबको लिखिए, वॉल्यूम कितना आ रहा है सबका? वॉल्यूम सबका कितना आ रहा है? ठीक है, आपका आंसर 7.63 × 10⁻13। ठीक है। पहले रेडियस निकाल के, रेडियस निकालने के बाद वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 πr³ से, और उसके बाद हम डेंसिटी निकालेंगे। उसमें डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास हमारा 19 है, और वॉल्यूम जो आप निकाल के लाएंगे उससे डिवाइड करना है। ठीक है रूपम, बाकी लोगों का? नंदनी, टेक, खुशबू, खुशबू, मोहित, सौरभ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का फेलियर क्या था। अब एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे, कि जो भी हम थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे, हर थ्योरी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होगा। ड्रॉबैक्स इसलिए होता है क्योंकि जब थ्योरी दी जा रही थी उस टाइम कंप्लीट नॉलेज किसी को किसी चीज का नहीं था, क्योंकि वो धीरे धीरे उस चीज की खोज कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे जैसे खोज बढ़ता चला गया, वैसे वैसे
पिछली थ्योरीज का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आया, कुछ ना कुछ कमियां आई, और तब उस कमी को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी दी गई, एक नया चीज खोजा गया कि ऐसा नहीं ऐसा था। ठीक है। तो आप कभी भी एक थ्योरी से सभी चीजों को आप रिलेट नहीं करने लग जाएंगे, क्योंकि हर थ्योरी कुछ कहता है और हर थ्योरी का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, कल आपको दिखाए थे थॉमसन्स मॉडल। इन्होंने पहली बार एटम को एक तरबूज की तरह कहा था कि एटम जो है वो एक तरबूज की तरह है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भाई तरबूज की तरह नहीं, वो अलग तरह है। एक सेंटर में न्यूक्लियस होगा जहाँ पे हैवी मास होंगे, और चारों साइड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जहाँ पे जगह बहुत खाली होगा। ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस है, कुछ थॉमसन से कुछ ड्रॉबैक्स थे, उस ड्रॉबैक्स को हटाया था रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड के भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे जिसको किसी और ने हटाया होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। मतलब इनका जो मॉडल था वो क्यों फेल हो गया था। तो क्लास देखिए, सबसे पहला जो इनका मेन फेलियर था वो क्या था कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों साइड घूमते हैं, और साथ ही साथ उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकलता है एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, क्लासिकल थ्योरी कहने का मतलब है कि पुरानी थ्योरी के हिसाब से जो भी चीज अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो एक ऐसा समय आएगा जब उसका एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में यहाँ राउंड कर रहा है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकल रही है, तो एक ऐसा समय आएगा जब इसका एनर्जी पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जैसे जैसे एनर्जी खत्म होगा, वैसे वैसे ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के नजदीक आता चला जाएगा, ताकि दोनों का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रहे। अब जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रखने के लिए एनर्जी खत्म होता रहेगा, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आखिरी में पूरी तरीके से अपने अंदर खींच लेगा। तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से ये इनका ड्रॉबैक था, और इस चीज को ये समझा नहीं पाए थे कि भाई एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअसली चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो ना कि इसके अंदर समा जाते हैं या इसके अंदर जाके घुस जाते हैं। ठीक है। ये उनका सबसे पहला ड्रॉबैक था, इसको समझाने में वो फेल हो गए थे। देन कि जो स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी वो बताने में फेल हो गए थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक आसान भाषा में समझ लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन अपने एक सेल से दूसरे सेल में जब ट्रैवल कर रहा होता है, तो वहां पे वो कुछ ना कुछ लाइट रिलीज करता है, लाइट छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन को फर्स्ट टाइम यूज किया गया था एज अ बेस, क्योंकि हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के हर सेल्स को हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिफाइन किया गया था पहली बार। सबसे पहला पॉइंट देखिए, Rutherford failed to explain the stability of atoms according to classical electromagnetic theory. When a charged particle move under the influence of attractive force, it loses energy continuously. अगर कोई पार्टिकल है और वो अट्रैक्टिव फोर्स के बीच में ट्रेवल कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली अपना एनर्जी रिलीज करेगा या छोड़ता चला जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, वो एक ऐसा समय आएगा जब वो दोनों आपस में टकरा जाएंगे। लेकिन एटम्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह पे ही कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। इस वजह से ये थ्योरी इनके थ्योरी में ये ड्रॉबैक था, सबसे पहला ड्रॉबैक। The figure shows that if an electron is moving, it should lose its energy in form of electromagnetic radiation and should collide with nucleus. But actually the atom is stable. Second point, the Rutherford model also failed to explain the existence of certain definite lines in the hydrogen स्पेक्ट्रम। आप एक बार इसको देख लीजिए, फिगर को ढंग से देखिए, एग्जाम में ये फिगर आपको बनाने के लिए आता है ड्रॉबैक्स के साथ। इसको एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।
देखिए नेक्स्ट है हमारा मूजले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था जो मूजले ने किया था। अभी पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में, तो पीरियोडिक टेबल में आपने पीरियोडिक टेबल देखा भी है। तो उस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो सबसे पहले अरेंज किया गया था एटॉमिक मास के नंबर के हिसाब से, कि जिनका जो एटॉमिक मास है उस हिसाब से सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। लेकिन बाद में ये देखा गया था कि जितने भी एलिमेंट्स है वो एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं, अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अच्छे तरीके से अरेंज है। तो उस चीज को इन्होंने पहली बार समझाया था, पहली बार बताया था। इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक के एलिमेंट्स को उठाया उन्होंने, और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर एक्सरे को बरसाया, और उसके बाद देखा क्या उन्होंने कि जो रिफ्लेक्शंस है, जो डिफ्लेक्शंस है लाइंस का या लाइंस का प्रोडक्शन है, वो सब एक तरीके से होता है जो उनके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मास के ऊपर। तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली नंबर ऑफ चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और जो ये एक्सरे का डिफ्रैक्शन है, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया था, वो चार्ज के ऊपर लेके किया गया था। इस वजह से जो हमारा पीरियोडिक टेबल डिफाइंड है या डिजाइंड हुआ, उसके बाद वो एटॉमिक मास पे ना होकर के एटॉमिक नंबर पे डिजाइन किया गया। और एटॉमिक नंबर निकालने का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, रूट अंडर न्यू। ये देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू लिखा जाता है, वी को थोड़ा सर्कल किया जाता है। रूट अंडर न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। यहाँ पे जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, ए और बी हमारा कांस्टेंट है, और न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है। जो रेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितने फ्रीक्वेंसी पे किसी एलिमेंट से पढ़ रहे हैं उसको नोट किया गया था। एक ग्राफ है यहाँ पे, एक वाई एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी है रेस का, देन आपका एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर्स है, और ये प्लॉट किया गया है कि कितने फ्रीक्वेंसी पे आपको कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स मिलते हैं। Then Moseley in 1912 to 1913 investigated the X-rays spectra of 38 different elements starting from aluminium to gold. He measured the frequency of principal lines of a particular series, the alpha lines in the K series of the spectra. It was observed that the frequency of the particular spectral lines gradually increased with the increase of atomic mass of the एलिमेंट। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी यूज किया गया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया, वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का भी बढ़ता चला गया, और हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स मिलने लगे थे। But it was soon realized that the frequency of the particular spectral lines was more precisely related with the serial number of the element। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी यूज किया गया था उससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रहे थे, जो रेज निकल रहे थे, वो उनके एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से रिलेट हो रहे थे। इस वजह से जो आपके भी जो एलिमेंट्स हैं जो अरेंज हैं पीरियोडिक टेबल में, वो एटॉमिक मास पे ना होकर के एटॉमिक नंबर्स के द्वारा अरेंज किया गया था। देन यहाँ कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस थ्योरी के ऊपर आपको कोई खास क्वेश्चंस नहीं आता एग्जाम में। एक क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक नंबर पे डिफाइंड है उसको किसने दिया था। ठीक है, तो ये एक खास क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। एंड इस फॉर्मूला के ऊपर दो क्वेश्चन मैंने दे रखा है आपको, दोनों क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रेट लाइन इज एट एन एंगल 45 डिग्री with b is equals to 1, calculate frequency when atomic number z is equals to 50। यहाँ पे ग्राफ को देखिए, ग्राफ देखने के बाद ये बताइए कि ए का वैल्यू कितना लेंगे, और तब जाके इस फॉर्मूला को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व।
ए का वैल्यू कितना लेंगे इस क्वेश्चन में? देखिए फॉर्मूला है आपका रूट अंडर न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? खुशबू आपका ठीक है, ए का वैल्यू 1 होगा। देखिए कैसे देखेंगे यहाँ पे, रूट अंडर न्यू ए अगर हम यहाँ से देखें तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर न्यू डिवाइडेड बाय जेड माइनस बी। ठीक है, ये हमारा यहाँ से निकल के आएगा। अभी बी हमारा कांस्टेंट है, तो जो भी वैल्यू डिपेंड करेगा वो रूट अंडर न्यू और जेड पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे रूट अंडर न्यू आपका यहाँ वाई एक्सिस है जिसको हम परपेंडिकुलर लेंगे, और जेड आपका यहाँ पे एक्सिस है जिसको हम बेस लेंगे, मतलब पी बाई बी लेंगे। क्योंकि एंगल 45 डिग्री है तो पी बाई बी हम 10 में लेके चलेंगे, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। देयरफॉर यहाँ से a इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा। a का वैल्यू सबको समझ में आया? हाँ प्रियांशु। सर इसमें ए का वैल्यू कैसे पता करना है, ये ग्राफ से कैसे पता चल रहा है?